प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पेशेंट ओपीडी लेवल पे भी बहुत सारे आते हैं कि योनि भ्रंश हो गया, वजाइनल प्रोलैप्स हो गया, तो उसमें हम लोग को किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओपीडी लेवल पे भी ये ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब बहुत ही सिंपल है, हमें उसका बेसिक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए, तो हम लोग ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं। बाद में अगर नहीं होगा तो ठीक है, फिर सर्जिकल करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ, आप लोग भी बताइए। जो भी मैं बता रहा हूँ ये वृद्ध वैद्य लोगों के पुस्तकों से पूरा संग्रह करके ये लिखा गया है। जो नोट्स है हमारे सर का, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जो योनि भ्रंश होता है, मतलब अपना स्थान छोड़ के योनि बाहर की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि अंग बाहर आ गया है। तो ये या तो एक्यूट स्टेज में हो सकता है या फिर क्रॉनिक स्टेज में हो सकता है। और इससे सब संबंधित क्या व्याधियां हो सकती हैं, तो जब वजाइनल प्रोलैप्स होता है तो वाइट डिस्चार्ज भी होता है, मतलब लिकोरिया भी होता है। और इसमें कभी कभी ऐसा मिलता है कि वाइट डिस्चार्ज के वजह से भी इंफेक्शन होके योनि भ्रंश हो सकता है, या वेगावरोध किया बहुत ज्यादा, मल मूत्र और अपान वायु का बहुत ज्यादा वेगावरोध किया, उसकी वजह से योनि भ्रंश हो सकता है। या फिर बहुत जल्दी मेंसेस शुरू हो गया, मीनार्के का पहले जल्दी हो गया, और वो बार बार मेंसेस का कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी है, बहुत ज्यादा इरेगुलर मेंसेस रहे पूरी लाइफ, तो उसके वजह से भी। और मतलब आयुर्वेद में वायु का प्रकोप होना योनि भ्रंश का कारण हो सकता है, या प्रवाहन ज्यादा करना, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे, मल मूत्र के त्याग के टाइम पे योनि भ्रंश होना, या फिर बुढ़ापा में किसी ना किसी तरह से योनि जो है उसके जो मसल्स हैं, वह ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट वगैरह जो है, जो लिगामेंट्स रहते हैं वहां पे, वह अपना जो है जो कंसिस्टेंसी है वह लूज कर जाते हैं, उसकी वजह से यूनिभ्रंश हो जाता है। या फिर वहां पे जितने भी मसल्स हैं, आप लोगों ने पूरा एनाटॉमी में पढ़ा है, गायनेकोलॉजी में, कि वहां पे जितने भी मसल्स हैं ना, वो एक तरह से यूट्रस को सर्विक्स को वजाइना को बांध के रखते हैं, एक तरह से अपने पोजीशन में रखते हैं। अब वहां पे वायु का प्रकोप हो गया है या लूज पड़ गया है, तो उसकी वजह से योनि भाग जो है वो बाहर आ जाता है। इसमें दोष अगर देखेंगे तो वायु दोष ही मेन रहता है, और रस धातु और मांस धातु इसकी दृष्टि दिखती है। और मल में देखें तो पुरुष और मूत्र और अपान वायु इनकी दृष्टि दिखती है। इसमें स्त्रोतस अगर देखेंगे योनि भ्रंश में, तो रसव स्त्रोतस, मासव स्त्रोतस, पुरुष रसव स्त्रोतस, तो आप लोगों को मालूम है कि रस का अच्छे से परिपोषण नहीं हो रहा है, रस का प्रीणन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहां पे अपने आप वो चीज कमजोर हो जाएगी। तो रसव स्त्रोतस की दृष्टि की वजह से योनि भ्रंश होना। मासव स्त्रोतस की दृष्टि, क्योंकि मांस का अगर वहां पे जो लेपन कार्य है वह अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या मांस तक पोषण नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से योनि भ्रंश हो जाता है। या पुरीश्वर स्त्रोतस की दृष्टि, क्योंकि पुरीश्वर स्त्रोतस उधर ही है, और अपान वायु की दृष्टि होती है, इसकी वजह से हो सकता है। या आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि, या मूत्रव स्त्रोतस की दृष्टि, ये स्त्रोतस इन्वॉल्व रहते हैं। रसव स्त्रोतस, मासव स्त्रोतस, पुरीश्वर स्त्रोतस, आर्तव स्त्रोतस और मूत्रव स्त्रोतस की वजह से योनि भ्रंश हो जाता है, वजाइनल प्रोलैप्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें एनाटॉमिकली देखें तो योनि भाग यह दुष्ट होता है, खराब होता है, और इसमें संबंधित अवयव क्या होते हैं, तो पक्वाशय रहता है, गर्भाशय रहता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा, और गर्भाशय, पूरा यूट्रस, पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब पूरा इन्वॉल्व रहता है। इसमें अब चिकित्सा क्या करते हैं योनि भ्रंश के लिए, आयुर्वेद में क्या चिकित्सा करते हैं, तो स्तंभन चिकित्सा करते हैं, वातानुलोमन चिकित्सा करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। वातानुलोमन चिकित्सा करते हैं, शमन चिकित्सा करते हैं, बाह्य स्नेहन करते हैं, फिर उसके बाद में दीपन और पाचन करते हैं। प्राथमिक अवस्था में फर्स्ट लेवल का अगर योनि भ्रंश हो रहा है, तो उसमें मूत्र वेग आने के बाद पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि मूत्र वेग का अवरोध किया जा रहा है क्या, या वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को न धारण करना है न उदीरण करना है जबरदस्ती। अगर जबरदस्ती नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती
हमें कोई भी तरह का मतलब वेगों को जबरदस्ती नहीं करना। अब शुक्र वेग भी अगर आ रहे हैं स्त्रियों में, मतलब उनको सेक्सुअल डिजायर बहुत हो रहा है और वो मास्टरबेट कर रही है और बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, उसके वजह से भी ये तो वेगान न धारित न उदीरित, वायु को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, वायु को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया तो ये यूनिब्रंश हो सकता है। तो फर्स्ट डिग्री का है तो वो ठीक हो सकता है, अगर वो फोर्थ डिग्री का हो गया है यूनिब्रंश तो वहां पे सर्जरी ही करना पड़ता है। उसी तरह से बाह्योपचार के लिए योनि के भाग में हम लोग शतावरी सिद्ध तेल है, शुक्र तेल है, या फिर मूषक सिद्ध तेल, मतलब चूहे को मार के और उसका तेल पका के और वो मूषक सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं, शतावरी सिद्ध तेल का प्रयोग करते हैं, या अमरूद जो रहता है गुआवा, उसके पत्तों का सिद्ध किया हुआ जो तेल है उसका तेल का प्रयोग करते हैं, या फिर एक बहुबीज तेल करके आता है उसका भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उस तरह से वहां पर सौम्य उस भाग में धूपन करना भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी इन्फेक्शन का पैथोलॉजी होता है और वो योनि भाग बाहर आ रहा है तो वचा है, फिर उसके बाद में अगर अगरू है, धूप है, अजवाइन है, इसका हमें धूपन योनि धूपन करना पड़ता है। इसी तरह से महास्त्रोतस में वायु रुके ना, मतलब आधमान आटोप और ये सब चीज ना हो तो हमें वायु का अनुलोमन करना बहुत जरूरी है। वायु अगर रुक जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो उदरवात कम हो इसलिए हम लोग पेट में जो वायु है, पक्वाशयगत वात है या उदरगत वात है, उसको ठीक करने के लिए अभ्यारिष्ट या पिपल्यादि काढ़ा या दशमूलारिष्ट, इसको 4-4 चम्मच सुबह शाम देना है खाने के पहले, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सार्किट विभाजन अच्छा होना चाहिए, अगर सार्किट विभाजन अच्छा नहीं होगा तो अपान वायु की दृष्टि होगी, तो मल मूत्र भी अच्छे। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है कि अगर मेंसेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो शतावरी का जो मूल होता है उसका शतावरी के मूल 15 ग्राम लेना है, ज्येष्ठ मध 5 ग्राम लेना है और इसका काढ़ा बना के कंटिन्यू बहुत दिन तक देना है। तो शतावरी मूल और यष्टि मधु का 5 ग्राम की मात्रा में जब हम काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पेशेंट को हमें ये चीज सिखाना है कि योनि भ्रंश की कंडीशन है तो आपको मतलब फर्स्ट डिग्री भी है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वजन नहीं उठाना है, शरीर से जितना काम हो सकता है उतना ही काम करे। अति व्यायाम करना, अति श्रम करना, मतलब अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं करना है, बिना टाइम का खाना नहीं खाना है, मतलब टाइम हो गया इसलिए खाना खा, अग्नि को ध्यान में रखते हुए खाना खाना है। अध्यशन, विषमासन, अजीर्णासन, ये विरुद्धासन, ये सब बिल्कुल अनशन, उपवास भी नहीं करना है, मतलब बिना टाइम के खाना नहीं खाना है और जब भूख लगे तो खाना खाना है। उसी तरह से फालतू में बड़बड़ बड़बड़ इररिलेवेंट टॉकिंग जो जरूरत नहीं है, क्योंकि वायु का प्रकोप होता है, इररिलेवेंट टॉकिंग नहीं करना है, जितना हो सके कम बात करे, ये बात रखना है। इसी तरह से चिल्लाना, इधर उधर शोर मचाना, ये सब नहीं करना है। जो लोग जितना शोर मचाते हैं, चिल्लाने का काम करते हैं, पहले यहाँ महाराष्ट्र में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था तो लोग ना एक एक जो ये रहता था कैन का पानी, 5 लीटर 10 लीटर, उसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा इतना करते थे ना, जैसे वही सब कुछ है, सोना है, इतना मतलब गोल्ड की तरह ऐसे झपट्टा मार के झगड़ा करते थे। तो ऐसे फालतू में चिल्लाना और बहुत ज्यादा, और चिल्लाना भी जो है ये वायु का प्रकोप करता है। और क्रोध करना, गुस्सा करना, ये जो है मतलब हम लोग मालूम नहीं होता है कि हमको कब क्रोध करना है और कितना क्रोध करना है, हमें मालूम नहीं होता है ये सब चीज को, क्योंकि क्रोध करने से बाद में क्या होगा, फिर बाद में डिप्रेशन आएगा, खुद का ही पित्त दूषित होता है, खुद का ही वायु का प्रकोप होता है। तो क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध किया तो फिर बाद में डिप्रेशन में पेशेंट जाते हैं, एंग्जाइटी में पेशेंट जाते हैं। क्रोध नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, फालतू में बड़बड़ बड़बड़ इरेलीवेंट टॉकिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद में ये देखना है कि जिनको बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उनको यूनिब्रंश होने का चांसेस ज्यादा रहता है। हाँ, खाना पीना अच्छा रहा तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जैसे मुस्लिम लोग रहते हैं, वो लोग का खाना पीना बहुत बलकारी रहता है, नॉनवेज वगैरह रहता है, उनको ये सबको नहीं होगा ऐसा मतलब देखा जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते और बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, मल्टीपल एबॉर्शन हो रहा है, तो योनि भ्रंश होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो भाग वीक हो जाता है। फिर उसी तरह से अत्यार्तव जिनको होता है, रक्त प्रदर जिनको होता है, उनको योनि भ्रंश ज्यादा होता है। और ऐसे बार बार आर्तव 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 बार बार आ रहा है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया हो रहा है, तो प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, कामदुधारस, प्रवाल पंचामृत, ये जो पित्त शामक द्रव्य है इनका प्रयोग करें
और शतावरी घृत के साथ अगर प्रयोग करें तो पित्त का शमन होता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। और आर्तव जाने का जो प्रवृत्ति है, क्योंकि आर्तवम आग्नेयम, आर्तव जब शरीर में पित्त की दृष्टि ज्यादा बढ़ जाएगी, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, तो आर्तव प्रवृत्ति ज्यादा होती है, बार बार होती है। तो वहां पर हमें शीत वीर्यात्मक, प्रवाल पिष्टि, कामदूधा, शतावरी घृत ऐसे द्रव्य जब देते हैं तो पित्त का शमन होता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ग्रंथों में क्या बताया कि शतावरी घृत का प्रयोग करें, प्रवाल का प्रयोग करें, कामदूधा का प्रयोग करें। और ग्रंथों में बताया कि मूषक सिद्ध तेल का पिचू रखें, शुक्र तेल का पिचू रखें, शतावरी सिद्ध तेल का पिचू रखें। फिर ये रहता है चुक्रिका, अम्लिका जो रहता है वो, तो उसका सिद्ध तेल, चांगेरी, चांगेरी घृत का या चांगेरी तेल का पिचू रखने से योनि भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा होता है। विशेष रूप से योनि भ्रंश जिनके फैमिली में हो रहा है, तो उनको मल्टीपल प्रेगनेंसी या कंसीव होना बार बार और अबॉर्शन कराना, इसको रोकना चाहिए। उसी तरह से शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए योनि भ्रंश अगर हो रहा है तो। उसी तरह से बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। यूरिन का और स्टूल का प्रेशर आ रहा है, मल और मूत्र का प्रेशर आ रहा है, तो उसको ना रोक के रखना है और ना जबरदस्ती निकालना है। खाने के बाद 15 मिनट रोज जरूर घूमना है, सुबह और शाम। खाने में क्या करना है, तो दूध का सेवन करना है, घी का सेवन करना है, मूंग दाल का सेवन करना है, गेहूं का सेवन करना है, मीठा लस्सी का प्रयोग करना है, पुराना चावल का प्रयोग करना है, सात्विक आहार का प्रयोग करना है। पत्थकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो शरीर के लिए पालक, मेथी, जो भी जरूरी है, अति प्रमाण में नहीं लेकिन हिसाब से, वो हाई प्रोटीन मतलब सॉरी मिनरल्स और विटामिन ये जाना चाहिए, और लीफी वेजिटेबल जाना चाहिए। और फल सब्जियां खाने हैं, फल सब्जियां मतलब लौकी, भिंडी वगैरह ये सब खाना है। मीठा अंगूर खाना है, अंजीर खाना है। तो योनि भ्रंश में काफी हद तक खान पान से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर घी वगैरह का सेवन किया जाए तो बल की प्राप्ति हो जाती है, और मांस धातु को बल मिलता है, तो योनि भ्रंश ठीक हो जाता है। मतलब इंटरनल हम लोग बहुत ज्यादा ताकत दे देते हैं, तो योनि भ्रंश में फायदा हो जाता है। और क्या कुपथ्य है, तो पेट में वायु का प्रकोप करने वाली चीजें, जैसे सूखा धान्य है, स्प्राउटेड चीजें हैं। उसी तरह से मल वे का अवरोध होने वाला वो करना, या फिर वो मल को रोकने वाली चीजें, जैसे कि तेल वाली चीजें बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा गैस बनाती हैं तेल वाली चीजें। और फिर बहुत ज्यादा मिक्सचर और फरसान और बाहर का जो चूड़ा वगैरह रहता है, मिठाइयाँ जो रहती हैं, बेकरी के आइटम जो रहते हैं, जो जैसे ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा वगैरह जो बेक बेक करके बनाया जाता है, बड़ा पाव वगैरह, तो ये क्या करता है, वायु को प्रकोप करता है। कृत्रिम पेय जो रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स रहते हैं, वो सब का प्रयोग करना। और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जैसे चिल्ड वाटर पीना, फिर फ्रिज के पदार्थ खाना, जो वायु का प्रकोप करते हैं, वो सब योनि भ्रंश में पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। और इसमें अगर योनि भ्रंश ठीक हो गया, ये सब दवाइयां, मूषक सिद्ध तेल और चुक्र तेल और शतावरी सिद्ध तेल, और इंटरनली हम लोग मांस धातु को बढ़ाने वाली दवाइयां दे रहे हैं, मांस धातु को ब्रीहण करने वाली दवाइयां दे रहे हैं, बढ़ाने नहीं, ब्रीहण करने वाली। तो फिर हम लोग ज्येष्ठ मध और शतावरी का काढ़ा दे सकते हैं, अभ्यारिश दे सकते हैं रसायन के रूप में, शतावरी घृत दे सकते हैं। शतावरी घृत कंटिन्यू 1-2 साल चलेगा तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। मौक्तिक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज रहे कि योनि भ्रंश उनका हिस्ट्री ऐसा रहा था कि वो बोलते थे कि हमारे हस्बैंड को बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होता है, तो वो रात को 5-5 6-6 बार सेक्स करते हैं। तो ये जो रहता है ना कि अति प्रमाण में, अति सर्वत्र वर्जित, तो उनको उसके साइड इफेक्ट की वजह से कभी कभी रक्त प्रदर, क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन अगर मिलेगा कोई भी ऑर्गन को, तो उनको बहुत ज्यादा रक्त प्रदर भी होने लगा और योनि भ्रंश भी होने लगा, बहुत ज्यादा ओवर ये होने की वजह से। तो उसमें ये चीज को त्याग देना बहुत जरूरी होता है। अगर वो तकलीफ हो रहा है, योनि भ्रंश हो रहा है, तब भी वो कर रहे हैं उनके हस्बैंड, तो उनको समझाना चाहिए। और वो भी कैसे, तो वाइग्रा जैसे बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल जो चीजें हैं वो खा खा के वो करते थे, तो ये गलत है। शतावरी सिद्ध तेल का पिच्चू रखना अच्छा फायदा होता है। धूपन करना है तो धूपन में जो शीरी वृक्ष के हैं, उनके छाल है, जैसे कि बरगद है, उदुम्बर है, पीपल है, न्यग्रोध है, तो पारिश प्लक्ष है, ये सब जो है ना, जो शीरी वृक्ष के जो पेड़ हैं, उनके जो छाल हैं, उनके काढ़ा से योनि धावन करना है। योनि धावन भी करना है, पंचवल्कल क्वाथ से भी योनि धावन करना है। अब अनुवासन तेल का बस्ती देना है, मात्रा बस्ती से फायदा होता है। और जितना मतलब पेशेंट को रिलीफ मिले, जितना ल्यूकवार्म रहे, उतना कटी स्नान या अवगाह स्वेद ये करने से फायदा होता है।
इसमें घी का सेवन जितना जरूरत है अग्नि के हिसाब से वह करने से योनि ब्रश में फायदा होता है। किशमिश का प्रयोग करें, अंगूर का प्रयोग करें, अंजीर का प्रयोग करें। मेंसेस के टाइम पे विश्रांति लें, रेस्ट करें। और दशमूला रिष्ट, शतावरी घृत, अभ्यारिष्ट, मौक्तिक भस्म का प्रयोग करें। दूसरा है कि योनि भ्रंश होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वायु का प्रकोप होना और पित्त का प्रक्षोभ भी होना। पित्त अगर बढ़ जाता है तो रक्त प्रदर जैसे संप्राप्ति होती है, तो इसीलिए पित्त की भी चिकित्सा करना पड़ता है हेतु देख के, या वायु का भी चिकित्सा करना पड़ता है। अतिश्रम, जागरण, वेगावरोध, अगर मन अशांत है तो मन को शांत रखना है। और बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इसको भी रोकना है। और बहुत ज्यादा शोभ उत्पन्न करने वाले, जैसे कि बहुत तीखा चीज खाना, खट्टे चीजें और स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा खाना, नॉनवेज में बहुत ज्यादा गर्म मसाले खाना, ये सबको पूरी तरह से त्याग दे तो योनि भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं डॉक्टर मंदाकिनी मैम? आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए। हाँ, नमस्ते सर, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया। हाँ सर, मैंने देखा भी है, और क्योंकि जहाँ तक कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, इवन सर फोर्थ डिग्री में भी इतना तो हम लोग कर देते हैं कि वो अंदर चला जाए, लेकिन वो ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन या क्योंकि सर वो फोर्थ डिग्री में बार बार जो होता है ना, वो इन्फेक्शन की वजह से वो नीचे आ ही जाता है। और जब भी ऐसी महिलाएं आती हैं तो सर इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और अनहाइजीनिक भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे भी हैं, और डिलीवरी के दौरान मैंने खुद भी डिलीवरीज कराई हैं। तो उस समय जब हम प्रमाण करने के लिए बोलते हैं, वो नेचुरली करना तो होता ही है और सपोर्ट के लिए भी करते हैं। तो इन केस अगर जब लेडीज ने पहले से कुछ एक्सरसाइज नहीं की होती है, वो सुकुमार होती है, तो डिलीवरी के टाइम वो सपोर्ट नहीं करती है, उस समय फिर जबरदस्ती प्रेशर देना पड़ता है, तो वो भी एक रीजन होता है योनि भ्रंश का। इसमें सर मेनली जैसा कि आपने सब कुछ बताया, और मैंने जो फील किया सर, इसमें तो अपान वायु वैगुण्यता तो होती है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं सर, तो समटाइम पेशेंट फर्स्ट सेकंड डिग्री तो खुद ही मैनेज करता रहता है अपने ही तरह से, लेकिन फोर्थ डिग्री में ही वो आता है हमारे पास। तो जब वो आता है, या तो फिर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आएगा, तो वो अस्तरक दर की प्रॉब्लम लेके आएगा, बार बार मुझे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और या तो फिर यूटीआई के साथ में आता है कि बार बार यूरिन आ रहा है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं उसको, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, तो सर उसमें हमें अच्छे खासा यूट्राइन प्रोलेप्स मिलता है। और जब हम उसको पर स्पेक्यूलम करते हैं, तो कभी कभी हमको वहां पे कुछ घाव टाइप का भी मिलता है। तो हमें उसमें मतलब उस समय तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहीं सीए ऑफ सर्विक्स तो नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे ज्यादातर मैंने देखा है कि ये वाइट डिस्चार्ज, यानी वाइट डिस्चार्ज होता है ज्यादातर, अभी मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ। तो उससे बहुत ज्यादा सफेद पानी की शिकायत होती है, वो भी कैंडिडियासिस टाइप की, मतलब दही दही जैसा होता है। तो उस समय सर जब हम उसका जांच वगैरह करते हैं, तो उसको यूटीआई होगा, कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, और इसकी प्रॉब्लम रहती है। फिर सर मैथुन असहिष्णुता रहती है पेशेंट को। तो उसमें सर एज अ मतलब जैसे कि मैं इसमें एलोपैथ में तो मेरा मेन प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि मैं यहाँ काम करती हूँ, तो यहाँ के हिसाब से एंटीबायोटिक वगैरह चलाती हूँ। और साथ में उनको फिर मैं अपने आयुर्वेद के लिए सर मैं उनको योनि पीछू रखने को बोलती हूँ सर, बला तेल से। सर इसमें चांगेरी घृत का भी बहुत अच्छा रोल है, मैंने इसको करके देखा है चांगेरी घृत को। और लज्जालू का काढ़ा भी बहुत अच्छा सर इसमें काम करता है। लज्जालू का काढ़ा कषाय मंगा लेते हैं, मेरे एक सीनियर है, उनसे मंगा लेती हूँ मैं। तो वो अच्छा काम करता है सर। फिर इसके अकॉर्डिंग मैं पुष्पान चूर्ण भी देती हूँ, जो फिर उसके अगर अशुद्ध की चिकित्सा करनी है तो। और इसमें सबसे बढ़िया रोल सर होता है फोर्थ डिग्री में थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। और अगर फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, तो मेन में योगा पे चली जाती हूँ। योगा में मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें कीगल एक्सरसाइज है, और मूल बंद बहुत बढ़िया है। और पेशेंट को बोलते हैं कि आप स्टिच बात लीजिए, उसमें कुछ भी या त्रिफला काढ़ा से या पंचबलकर से धावन कीजिए। नहीं धावन कर पा रहे हो तो पंचबलकर या त्रिफला में ही बैठ करके स्टिच बात लेने के लिए बोलते हैं। फिर उसमें सर मेनली नवासन है, भद्रासन है, उत्कट आसन यानी स्क्वैट जिसे बोलते हैं, कुर्सी वाला शेयर पोज, पश्चिम उत्तान है, हस्तपाद है, हल आसन है, वीरभद्रासन है, बाला आसन है, शलभासन है, सेतुबंधासन है। तो और साथ में सर चूंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें मेन इसका टारगेट योनि मार्ग होता है, और योनि मार्ग के चलते जो महिला होती है वो बहुत विचलित होती हैं। तो उसमें सर
हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, ताकि उनका माइंड कूल एंड काम रहे। सर बस बताना था। थैंक यू सर। ठीक है, अर्चना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर अर्चना मैम, आपने देखे हैं पेशेंट ऐसे? हाँ सर, मैंने एक दो देखे, उसमें वाइट डिस्चार्ज की कंप्लीट थी सर ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते थे सर, मतलब स्किपिंग वगैरह। उनमें वो फर्स्ट सेकंड डिग्री था, तो एनुपिचू योनि धावन दिया था सर मैंने उनको। और ये मूषक तेल बोला था सर उनको स्नेहन स्वेदन के लिए, स्नेहन के लिए। और मैं वो तो अंदर डाल के सिर्फ पट्टबंध से ऐसा बोला था उनको, और ये हम डाल के अंदर सर। जी, मेरे पास तो एक ऐसी पेशेंट थी जिनको संधिवात भी था, मतलब ज्वाइंट पेन भी था, और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि योनि भ्रंश भी है। फिर मैं बस्ती देते गया, मात्रा बस्ती, तो उनका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर मैंने सर से पूछा, जमदग्नि सर से, तो वो बोले कि एक व्याधि स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि, कहीं से हमने वायु को ठीक किया तो अपने आप वो दूसरा भी चीज ठीक हो जाता है, ऐसा हो गया था। ठीक है, और डॉक्टर माधुरी मैम, अंजना मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? योनि भ्रंश, वजाइनल प्रोलैप्स पे आप लोग का अनुभव? देखा है सर मैंने भी एक दो केसेस, उसमें जी। सर इन्फेक्शन के लिए आए थे, बोलते हैं ना जलन हो रही है वाइट डिस्चार्ज, तो मैंने सर एकेटी सूक्ष्म त्रिफला ये चलाया था, फिर लज्जालू चूर्ण और चांगेरी घृत बाहर से प्रिस्क्राइब किया था सर मैंने, तो आया था, अच्छा फर्क आया था सर। उनका ज्यादा 4 डिग्री का नहीं था सर, तो फिर बाद में एक 15 दिन या 20 दिन आए, फिर बाद में उनको अच्छा मतलब आराम मिला, फिर आए नहीं सर फॉलोअप के लिए, पर तब तक तो मैंने देखा बहुत फर्क पड़ा था सर ये। और पीचू के लिए भी बोला था, पर पेशेंट ने लिया नहीं था सर, फिर इंटरनली ही मैंने ऐसे करके दिया था वो। जी, तो फायदा हुआ था ना? हाँ फायदा हुआ सर, फायदा हुआ जी, थैंक यू। थैंक यू। और डॉक्टर सुनीता मैम, अंजना मैम, आप लोग कुछ बोलिए, ये टॉपिक पे आप लोग का भी व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनीता मैम, अंजना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मैम। जी सर, सभी को नमस्कार सर। सर आज मैं सर का वीडियो सुना तो सच बता रहे हैं, हम लोग को सबको बहुत बहुत कष्ट है, और सर जल्दी से सही हो जाएं। हम लोग मन से सब लोग दुआ करें, एक बार रोज सर के लिए दुआ करना है सब लोग को, एक साथ मिलके भी और अलग अलग, एकदम सर ठीक हो जाए, क्योंकि सर की हर आवाज में, हर वर्ड में सर बहुत बहुत कष्ट में है, उनका कष्ट दूर हो। और योनि भ्रंश तो सर हम लोग, क्योंकि हम स्पेशली गायनी की ओपीडी में रहते हैं और गायनी ही ज्यादा देखते हैं, तो योनि भ्रंश तो मुझे लगता है इस समय हमारे पास हर ओपीडी में 5 6 7 केस आते ही रहते हैं। और डिपार्टमेंट में भी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब शोध कार्य चल रहा है हमारे यहाँ, थीसिस लिखी जा रही है इस पे। तो जनरली सबसे पहला जो कॉज इसमें होता है वो गृहिणी दृष्टि ही मानी जाएगी यहाँ पर भी। और गृहिणी दृष्टि के कारण ही जो है वो अपान वायु जो होती है वो कहीं ना कहीं विगुणित होती है। और अपान वायु के विगुणित होने से अक्सर पेशेंट कंप्लेन करके आते हैं कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है मुझे, या मेरे को प्रॉपरली मोशन नहीं होता है। और ये हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है, जैसे कि अभी हमारी शशि मैडम जब हिस्ट्री ले किसी इस तरह के पेशेंट की, तो मैडम बहुत अच्छे से हेतु ढूंढ लेती है। और हेतु यही होता है कि उसकी जो लाइफ स्टाइल होती है, देर से सोना, जल्दी और देर तक जो है जगना, रात सुबह को भी देर तक सोते रहना, या फिर अच्छे से जो उसका खाना पीना है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, या फिर अधारणीय भेगों का धारण रहा है। उसके अलावा व्यर्थ का स्ट्रेस, तनाव, चिंता, ये सब तो एक कारण मतलब है ही है, जो कि उसकी लाइफ स्टाइल पे जाते हैं। साथ में जो इस समय के जो फास्ट फूड वगैरह है वो उसने बचपन में बहुत खाए हैं, या फिर प्रॉपर उसको कभी भी मोशन का जो एक टाइम होना चाहिए, दिन में एक बार मॉर्निंग आवर में होना चाहिए, वो कभी नहीं होना, कभी नहीं हुआ है। तो ये सारे कॉजेज तो एक तरफ है। दूसरे कॉजेज में जो हम देखते हैं कि दो तरह की बातें होती है, कि उसको जो डिलीवरी जो पहले केसेस होते थे, जो इस समय की महिलाएं आती हैं 70 60 वाली, तो उनके पास मल्टीपैरिटी मतलब डिलीवरीज के नंबर ऑफ डिलीवरीज बहुत ज्यादा होते थे, 10 10 12 12 बच्चे भी हुआ करते थे पहले लोगों के। और दूसरी बात जो हैंडलिंग होती है डिलीवरी, वो कभी घर में करा दिया, कभी दाई ने करा दिया, प्रॉपर उनकी जो डिलीवरी का समय था, या प्रॉपर जो हमें प्रसव काल की, जैसे हमने बताया कि उसको हम कैसे नियंत्रण करें, या कैसे उस प्रसव काल की जो हमारी सीम बताई गई है मेंटेनेंस, वो प्रॉपर नहीं होती थी, या किस तरह से उसको वियर डाउन लेना है, किस तरह उसको पेन लेना है, कब उसको पेन आ रहे हैं लेना है, कब पेन नहीं आ रहे हैं तो उसको रेस्ट करना है। बिना पेन के भी
पेन लेना है, जबरदस्ती जोर लगाना है, तो इस सारे भी एक बहुत बड़ा कॉज है योनि भ्रंश होने का। इसके अलावा कुछ वर्क लोड कुछ पेशेंट में ऐसा रहा है कि जहाँ सूतिका के समय के बाद ही तुरंत उन्होंने जो है बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, या समटाइम्स उनको इस तरह का उनकी कार्य प्रणाली रही है। कुछ लोग मजदूर ग्रुप से भी आती हैं, कुछ लोग और पुअर ग्रुप से भी आती हैं, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है। और कभी कभी कुछ गलती से भी ऐसा काम हो जाता है कि वो पानी से भरी बाल्टी उठा लेती हैं, और सब पुरुषम भिक्षम वाला है कि कुछ लोग उतना भी वजन नहीं झेल पाती हैं। और लिगामेंट्स का मेन जो लिगामेंट्स हमारे यूट्रस और सर्विक्स को टाइट करके रखते हैं, वहां पे लूजनेस आती है, या वो ही जो है वो लूज हो जाते हैं। इसका मतलब समझे कि हमारे जहाँ पे वायु के साथ साथ पित्त और कफ तीनों दोष की विकृति है, और इनको हमें उस पर ही कार्य करना होता है। तो कुछ पेशेंट ओवर कॉन्शियस होते हैं कि वो फर्स्ट डिलीवरी के बाद या सेकंड डिलीवरी के बाद ही आते हैं कि मैडम मुझे पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, मुझे बार बार पेशाब हो रही है, या मुझे ऐसा लगता है कि पेशाब करने के पश्चात भी मेरे को कम्प्लीटली पेशाब नहीं हुई, या कुछ पेशाब मेरी अंदर ही है, वो पूरी तरह से नहीं निकलती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम जब देखते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो वो सिस्टोसील जिसको कहते हैं कि वो जो पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन होता है ब्लैडर और यूट्रस के बीच में, वो लूज होता है पहले। और वो क्या करता है कि जो हमारा स्पेशली यूरिनरी मीटस होता है, या जिसे हम कहते हैं मूत्र द्वार होता है, वहां वो प्रॉपरली उसको मूत्र को एक्सपेल नहीं कर पाता है, या मूत्र धारा प्रॉपरली नहीं बन पाती है। तो यहाँ सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो सिस्टोसिल से होती है। फिर आगे जैसे मैंने बताया कि कुछ पेशेंट आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री उनकी बहुत जबरदस्त होती है, और फिर वो रेक्टोसील की कंप्लेंट लेके आते हैं। रेक्टोसील का भी साफ साफ मतलब ये होता है कि जो हमारा यूट्रस है उसकी पोस्टीरियर जो वॉल होती है, और जो एंटीरियर वॉल ऑफ द हमारा रेक्टम है, उसमें जो फोल्ड आता है रेक्टो यूटेराइन पॉच उसको बोला जाता है, वो वहां से कहीं ना कहीं लिगामेंट लूज होने से वो लूज होती है। और वो पेशेंट को जब कहते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं कि थोड़ा नीचे दिखाओ, जोर लगाओ, तो वहां पे पोस्टीरियर यूट्रस की पोस्टीरियरली भी वो फोल्ड सा बाहर निकल आता है। और पेशेंट की वही हिस्ट्री मिलती है कि उसको हवा नहीं खुलना, गैस ज्यादा बनना, डिस्कम्फर्ट होना, पॉटी साफ नहीं होना, या पेट में दर्द रहना। देन थर्ड नंबर पे हमें लगता है कि जब हम एग्जामिन करते हैं, तो फिर वो सर्विक्स जो एक उसका प्रॉपर स्पेस होता है, वो सर्विक्स डिस्टेंड होने लगती है, या वो सर्विक्स जो होती है वो वेजाइनल ऑरिफिस को टच करती है, समटाइम्स वो वेजाइनल ऑरिफिस के भी बाहर आती है। तो यहाँ हमें ग्रेडिंग करनी होती है कि यहाँ अगर सर्विक्स डाउन टू अप टू वेजाइनल ऑरिफिस है तो वो ग्रेड 1 है, अगर वो नीचे आ रहा है तो सेकंड है, और अगर कम्प्लीटली यूट्रस के साथ वो बाहर है तो वो प्रोसिडेंशिया है, जिसको हम लोगों ने महायोनि का नाम दिया है, संशनी योनि का नाम दिया है। तो इस तरह से बहुत अच्छी डिटेलिंग हमारे शास्त्रों में भी आई है, और मल्टीपल उसके जो है कॉजेज भी बताए हैं, क्योंकि योनि व्यापक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और योनि व्यापक में योनि भ्रंश एक बहुत ही कहना चाहिए कॉमन सब्जेक्ट है, जो हम लोग को ओपीडीज में लगातार मिलता है। चिकित्सा में हम लोग जनरली, जैसे हमने अभी बताया कि अगर वो हमें स्टार्टिंग की फेज लगती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ हमें उसका प्रक्षालन करवाना है। पहले तो जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे उनका अपना रहन सहन हमको करना है कि आपको टाइम पे सोना है, जल्दी उठना है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से ओम का जाप करवाना है, बहुत अच्छे से प्राणायाम करवाना है। जैसे अभी बता रही थी मैडम मंदाकिनी मैडम की, उसमें आसन बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें हम तितली आसन है, अगर कोई आसन नहीं कर सकते हैं तो सुखासन सबसे जरूरी होता है। देन अवगाहन श्वेत हम यहाँ करा सकते हैं, वरुण शिगुरु से भी अवगाहन श्वेत करा सकते हैं, वरुण क्वाथ से भी करा सकते हैं, दशमूल से भी करा सकते हैं। लज्जालु क्वाथ का अवगाहन श्वेत बहुत फायदा करता है। और हम यहाँ पे जो है स्पेशली थोड़ा सा क्या करते हैं, कपी कच्छू का जो है हम लोग घृत बनाते हैं, कपी कच्छू का घृत बना के कपी कच्छू के घृत से पूर्ण करवाते हैं, और उसके साथ में हम वहां पर योनि पिचू भी लगाते हैं पेशेंट को, या फिर हम चांगेरी घृत को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और चांगेरी घृत का भी पिचू लगाते हैं। मात्रावस्थी का बहुत अच्छा रोल है, मात्रावस्थी हम यहाँ करते हैं, और अपान वायु को अनुलोमित करने के लिए तो हम थोड़ा सा जैसे भूनी मादी क्वाथ लिया, उसमें हमने अरण तेल मिला दिया, या फिर हमने दशमूल क्वाथ लिया, या फिर उसमें हमने अरण तेल मिला दिया। इस तरह की हम जो है मात्रावस्थी वहां देने करते हैं, और अपान वायु को नॉर्मल लेके आते हैं। और पेशेंट की लाइफ स्टाइल पे भी काफी कुछ रहता है कि आपको
उकड़ू नहीं बैठना है, या आटा वगैरह जो मलते हैं तो नीचे बैठ के जोर लगा के नहीं मलना है, कपड़े धोना है तो पीढ़ा पे बैठ के ही धोना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। और जैसे अर्श वगैरह की चिकित्सा में हम अक्सर कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमको गृहिणी दृष्टि का भी करना होता है और उसके मोशन को भी मैनेज करना होता है कि प्रॉपरली अपान वायु का अनुलोमन हो और लैट्रिन कड़ी ना हो। तो सर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने कहा मैंने सुना नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी फेसबुक पे, मैं आपने जो बताया वो भी सुनूंगी, और आपके जो अनुभव अभी आपने शेयर किए अच्छे लगे, मैडम लोग के भी बहुत अच्छे लगे। तो ये केसेस जो है एकदम नॉर्मल केसेस हैं और पेशेंट बहुत उससे आते हैं। और जनरली आयुर्वेदिक चिकित्सा से काफी कुछ नहीं तो हम उनको इतना तो बोलते हैं कि तुम जिस कंडीशन में आई हो उससे आगे बढ़ने मत देना, कम से कम अगर तुम हमारा ट्रीटमेंट करोगे तो हम तुम्हें वहां पे उतने हिस्से पे रोक सकते हैं, क्योंकि जो भी वीकनेस आई है आपके उस पर, वो वीकनेस को हमें कम करना है। तो वो योगासन के द्वारा और खान पान के द्वारा, उनके लाइफ स्टाइल के द्वारा और अपनी मेडिसिन के द्वारा वहां पे उनका थोड़ा सा आदतों को चेंज करके, अगर वहाँ इस पेरिनियम की मसल्स को, स्पेशली पेल्विक मसल्स को और हमारे जो पेल्विक लिगामेंट्स है उनको अगर हम स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हम नाभि पूरण से करें, अधोदर लेपन से करें, पादाभ्यंग से करें, शिरो पिचू से करें, योनि पिचू से करें, अब गहन श्वेत से करें, मात्रा बस्ती से करें, लेकिन इफेक्ट जरूर आता है। योनि बस्ती में का भी इफेक्ट है इसमें। तो बस ये है कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और पेशेंट को रिलैक्स रहता है जब तक वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेता है। जी सर। जी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा, सभी को ये काम आएगा मैम का बात। ठीक है, और मैम आपने रिजल्ट्स कितने देर में देख पाए थी इनके? सर इसमें केसेस पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ मैंने बताया ना, कुछ सिस्टो लेके ही आ जाते हैं, या कुछ सडन थोड़ा सा जिसका सर्वाइकल एंट्रोसिस तक टच करता है, तो वहां पे अगर आप प्रॉपरली पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो 3 to 6 मंथ आपको लगेगा। और फुल्ली प्रोसीडेंशियल लेके आएंगे कंप्लीट प्रोसीड, तो फिर वहाँ रिजल्ट्स कहाँ, वहां तो फिर ये है कि हमको वही जैसे अभी बात हो रही थी कि हमको फिर वहां पे पिछू रखना पड़ेगा, और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि किस तरह से आप उसको बांध के रखिए, और उसके बाद उनको उस तरह की एक्सरसाइज बताते हैं अगर वो पेशेंट में। लेकिन अगर इतना है कि रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो उसको पॉटी करने में, सुसु करने में दिक्कत आती है, उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट होता है, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेगा तो फिर वो कम से कम अगर सही चलना चाहे तो वो चल सकता है। लेकिन ये है कि जो पेशेंट एकदम कंप्लीट प्रोसीडेंशियल के होते हैं, फिर हम लोग उनको ट्रीटमेंट जरूर करते हैं, लेकिन उनको बता देते हैं कि आप ये इतना पिछू और इतना स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद अगर आप कराएंगे तो आपका ऑपरेशन भी अच्छा सक्सेसफुल होता है। और रियली ऐसा होता है, जो पेशेंट को अगर हम लोग अच्छे से हाइजीन मेंटेन करा देते हैं और क्लीनिंग करा देते हैं, बाकी जो हमारा फर्स्ट ग्रेड वाला पेशेंट होता है सर, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, सेकंड ग्रेड तक भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैम फर्स्ट डे में तो 15 दिन में ही आने लगता है नहीं? जी सर। जी जी 15 जी दिन में आने लगता है फर्स्ट ग्रेड वाले। जी। थैंक यू मैम। जी मैम। ठीक है, कितना अच्छा हुआ और ये सब चीज। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नलिनी मैम, हरीश सर, कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं? ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब हम 8:50 पे मिलेंगे, तब तक के लिए थोड़ा विराम लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।